हेलो एवरीवन। तो आज की इस ऑडियो बुक के अंदर अपन लोग रिवाइज करने वाले बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी आपने लर्न करा प्रीवियस चैप्टर से, जिसकी मैंने ऑडियो बुक बना के दी हुई, मैं आपको आई बटन में दे देता हूँ। तो इसेंशियली ये डील करता है इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन कहीं का बायोफार्मास्यूटिकल्स का। बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स को। जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की वो क्या इंक्लूड करती है? थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर के लिए प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन। ये 3 क्रिटिकल एरियाज है रिसर्च के बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। सबसे पहले कि प्रोवाइड करे बेस्ट कैटलिस्ट को इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली एक माइक्रोब या फिर प्योर एंजाइम होगा। दूसरा, क्रिएट करे ऑप्टिमल कंडीशन को थ्रू इंजीनियरिंग के अपन जो कैटलिस्ट को एक्ट करवा सके। और तीसरा है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई ऑर्गेनिक या प्रोटीन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अपन लर्न करते हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स ने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंप्रूव करा है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन और हेल्थ के। तो यहाँ पर शुरू होता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो अपन एक 3 ऑप्शन की तरफ देखते हैं। इंक्रीज करना है अपने को फूड प्रोडक्शन को, तो सबसे पहले एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर अपन करवा सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो सक्सीड हुआ था ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, लेकिन ये भी अभी तक इनफ नहीं है कि वो फिट कर सके जो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन आज की तारीख में हो रही है। तो इंक्रीज यील्ड्स जो पार्टली ड्यू टू राइज इम्प्रूव्ड अपने को क्रॉप की वेराइटीज़ करना पड़ेगी, लेकिन मेनली ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस और यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब जो फार्मर से डेवलप कर रहे हैं वर्ल्ड को, एग्रोकेमिकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं और फर्दर अगर यील्ड को इंक्रीज करना एग्जिस्टिंग वेराइटी के साथ वो पॉसिबल नहीं है कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड को यूज़ करके। तो क्या उसके लिए कोई अल्टरनेटिव पाथ है? तो अपने अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स जो शो कर सकता है कि फार्मर को मैक्सिमम यील्ड्स उनकी फील्ड से। तो एक वे है जिससे अपन मिनिमाइज कर सकते हैं फर्टिलाइजर और केमिकल्स को और उनके हार्मफुल इफेक्ट जो एनवायरनमेंट पे पड़ रहे हैं उनको भी कर सकते हैं। तो अपन इसके लिए यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एक पॉसिबल सॉल्यूशन है इन सब के लिए। बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स जिनके जीन्स अपन अल्टर्ड करते हैं मैनिपुलेट करके, तो उन्हीं को अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जीएमओ। अब जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है उनके अंदर प्लांट्स के अंदर बहुत सारे वेज में यूजफुल रहता है। तो देखो सबसे पहले तो मेड बनाना अपने को क्रॉप्स को जो टॉलरेंट कर सके एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट और हीट को। उसके अलावा रिड्यूस करना अपने को रिलायंस कहीं पे केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स अपने को बनाना। तीसरा अपने को हेल्प करना रिड्यूस करने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हो जाते हैं उसको। चौथा अपने को इंक्रीज करना एफिशिएंसी मिनरल यूसेज की प्लांट से, जिससे जो प्रिवेंट हो सके कि अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हो जाती है जो। और पांचवी चीज़ है कि अपने को इनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू बनानी फूड की, जैसे कि गोल्डन राइस बहुत अच्छा एग्जांपल जो कि विटामिन ए इनरिच्ड राइस है। अब अगर अपन एडिशन करें तो जीएम जो यूज करता है क्रिएट करने के लिए टेलर मेड प्लांट क्या सप्लाई करने के लिए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज इंडस्ट्री की तरफ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब कुछ एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में आप जो स्टडी करोगे डिटेल के अंदर, वो एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो कि डिक्रीज करता है अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड को। तो सबसे पहले बीटी टॉक्सिन है जो कि प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरियम से जिसको बोलते हैं अपन बैसिलस थुरिजिनेसिस, बीटी अपन इसके लिए शॉर्ट में यूज़ करते हैं। तो बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो क्लोन करा बैक्टीरिया से और एक्सप्रेस्ड हुआ प्लांट के अंदर, और क्या प्रोवाइड करा रेजिस्टेंट इंसेक्ट की तरफ विदाउट नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। और इन इफेक्ट वो क्या क्रिएट करेगा? बायोपेस्टिसाइड्स। एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टमाटो, पोटैटो और सोयाबीन एक्सेट्रा। अब जो बीटी कॉटन है ना, तो कुछ स्ट्रेंथ्स है जो बैसिलस थुरिजिनेसिस के वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स जो कि किल कर देते हैं इंसेक्ट्स को, जैसे कि लिपोडियोपेट्रन्स जिसमें अंदर टोबैको वुडवर्म, आर्मी वर्म आते हैं, फिर कोलियोप्ट्रन्स, बीटल्स, और फिर डाइपेंट्रन्स, फिर डिप्टेरियंस जिसके अंदर आते हैं फ्लाइज और मॉस्क्यूटोस। अब बैसिलस थुरिजिनेसिस वो फॉर्म करता है प्रोटीन के क्रिस्टल ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ के, और इसी को बोलते हैं अपन, इस क्रिस्टल के अंदर एक टॉक्सिक होता है जिसको बोलते हैं अपन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब आप ये सोचोगे कि आखिर ये प्रोटीन जो है बैसिलस को क्यों निकल कर देता है? तो एक्चुअली में क्या है कि जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है वो एग्जिस्ट करता है इनएक्टिव प्रोटेक्सिन की तरह, लेकिन वंस ये इंसेक्ट के अंदर इंजेस्ट हो जाता है तो वो इनएक्टिव कर देता है टॉक्सिन को, ये कन्वर्ट कर देता है इनटू एक्टिव फॉर्म के अंदर टॉक्सिन की, क्योंकि ये होता है अल्कलाइन पीएच ऑफ गट के कारण जो कि सोल्यूबलाइज कर देती है क्रिस्टल्स को। अब ये जो एक्टिवेट टॉक्सिन है वो बाइंड कर जाता है सरफेस ऑफ मिडगट ऑफ एपिथेलियल सेल्स और क्या करता है पोर्स क्रिएट कर देता है जिसका अंदर स्वेलिंग और लाइसिस हो जाती है, इवेंचुअली डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। अब स्पेसिफिक जो बीटी टॉक्सिन जीन्स के वो आइसोलेट हुए थे बैसिलस थुरिजिनेसिस से और वो इनकॉर्पोरेटेड करे अपने सर्वर क्रॉप प्लांट्स के अंदर जैसे कि कॉटन हो गया। अब जो चॉइस है जीन की वो डिपेंड करती है क्रॉप और टारगेटेड पेस्ट के ऊपर। जो मोस्ट बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप है वो स्पेसिफिक है, और जो टॉक्सिन जो कोडेट करता है बाय द जीन CRY1AC, तो उसको अपन ने नेम कर दिया क्राई से। तो देयर आर नंबर होते हैं, जैसे एग्जांपल है प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन्स के लिए सबसे पहले तो देखो CRY1AC और CRY2AB जो कि क्या
कंट्रोल करता है कॉटन बुल वॉर्म्स को, कौन सा, Cry1AC और Cry2AB। उसके अलावा Cry1AB जो है वो कॉर्न बोरर के लिए, 1AC कॉटन के लिए, लेकिन 1AB कॉर्न बोरर के लिए। अब अपन बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की तरफ। तो सर्वर, निमेटोड्स, पैरासाइट जो वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स क्या इंक्लूड करते हैं, ह्यूमन बींग्स। तो अब एक निमेटोड है मिलिडोगाइन इनकोगिनिटा, जो कि इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स को और कॉज करता है ग्रेटर रिडक्शन में उसकी यील्ड को। तो जो नोवल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी इसके इन्फेस्टिएशन को प्रोवाइड करने के लिए, वो बेस्ड है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक या फिर आरएनए टेक्निक के ऊपर। आरएनए जो टेक प्लेस करती है सारे ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये मेथड है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इन्वॉल्व करते हैं साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिंग mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये मॉलिक्यूल जो बाइंड करता है प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, साइलेंसिंग जिसको अपन बोलते हैं। अब जो सोर्स है इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का, वो एक इन्फेक्शियस बाय वायरस हैविंग, जिसके पास आरएनए के जीनोम्स या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोन्स होते हैं जो कि रेप्लिकेट करते हैं वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। अगर अपन यूज़ करेंगे एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स को, तो जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन है वो इंट्रोड्यूस होते हैं होस्ट प्लांट के अंदर। अब जो इंट्रोडक्शन है डीएनए का वो ऐसा है कि ये प्रोड्यूस करता है दोनों सेंस और एंटीसेंस आरएनए होस्ट सेल्स के अंदर। अब ये जो दो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, और क्या फॉर्म कर लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि इनिशिएट करता है आरएनए और थस ये कर देता है, साइलेंस कर देता है स्पेसिफिक mRNA को निमेटोड के। और जो कॉन्सिक्वेंस है कि पैरासाइट जो कुड नॉट सर्वाइव कर पाता है, ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेस करता है स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए। अभी जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो इटसेल्फ जो प्रोटेक्ट हो जाता है पैरासाइट से। अब अपन बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है वो इमेंस इम्पैक्ट उनके एरिया ऑफ हेल्थ केयर के अंदर आया है। क्या करा, इन्होंने अनेबल कर दिया मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स का। फर्दर जो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स है वो इंड्यूस नहीं करते अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो कॉमन होते हैं इन द केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट जो आइसोलेट हुए थे नॉन ह्यूमन सोर्सेज से। ठीक है, एट प्रेजेंट में अपने पास 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स है जो कि अप्रूव्ड हो गए ह्यूमन यूज़ के लिए ओवर द इंडिया, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया के अंदर इसके 12 अपन यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंटली मार्केट हो रहे हैं। अब अपन बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। जो मैनेजमेंट था एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ का, उन्होंने पॉसिबल करा, मतलब इंसुलिन जो रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे डायबिटिक पेशेंट्स को लेना पड़ती थी। तो अगर क्या होगा जब इंसुलिन अगर अवेलेबल नहीं हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने रियलाइज़ करा कि अपन को आइसोलेट और इंसुलिन बनानी पड़ेगी अदर एनिमल से, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो एक ही है और ह्यूमन बॉडी को अपन इतनी ग्रो भी नहीं कर सकते को फट इंसुलिन बना दे। तो अपन ऐसा चीज़ ढूंढ रहे थे कि एक बैक्टीरिया हो जिससे अपने को बहुत सारा, मतलब ये इंसुलिन अपन बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में बैक्टीरिया ग्रो कर दे और इंसुलिन निकाल सके। तो इसीलिए पहले अपन लोग जो है एनिमल्स का यूज़ करके इंसुलिन लेते थे। तो हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि जो इंसुलिन है वो ओरली अपन ले सकते कि नहीं, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि पेप्टाइड नेचर होता है इंसुलिन का और हार्मोन्स का, और अपने स्टोमक के पास जो एसिडिक पीएच होती है, तो अगर ये नीचे जाएगा तो ये पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा और इसका काम नहीं कर पाएगा। जो इंसुलिन अपन यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के अंदर, तो वो अर्लियर एक्सट्रैक्ट होती थी पेनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स से। तो इंसुलिन एक एनिमल सोर्स है, तो वो कुछ पेशेंट के अंदर ना एलर्जी डेवलप कर दी थी उसमें, या फिर अदर टाइप ऑफ रिएक्शन करवा दी थी फॉरेन प्रोटीन के प्रति। तो इंसुलिन जो कंसिस्ट करता है 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, चेन ए और चेन बी, जो कि दोनों लिंक्ड होती है डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। और मैमल्स के अंदर ह्यूमन इंसुलिन की सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन होती है, लाइक प्रो एंजाइम। प्रो हार्मोन को भी नीड होती है कि प्रोसेस करना पड़े जब वो फुल्ली मैच्योर और फंक्शनल हो पाए, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच जो कंटेंट करती है जिसको बोलते हैं अपन सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड जो ना वो मैच्योर इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वो रिमूव हो जाता है जब मैच्योरेशन करा जाता है इंसुलिन का। और मेन चैलेंज जो प्रोडक्शन का इंसुलिन का यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी के, जो अपने को इंसुलिन मिले वो असेंबल्ड हो मैच्योर फॉर्म के अंदर ही डायरेक्ट। अब 1983 में इली लिली एक अमेरिकन कंपनी ने थे, उन्होंने प्रिपेयर करे थे 2 डीएनए के सीक्वेंस जो कि कॉरस्पॉन्ड कर रहे थे ए और बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन के। और उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, प्लाज्मिड के अंदर ऑफ ई कोलाई, और क्या प्रोड्यूस कर लिया फाइनली, इंसुलिन की चेन्स। तो चेन ए और चेन बी जो है ना वो प्रोड्यूस सेपरेटली और एक्सट्रैक्ट करके उनको कंबाइन कर दिया, क्या क्रिएट करके, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और इससे क्या बना लिया उन्होंने, ह्यूमन इंसुलिन। अपन बात करते हैं जीन थेरेपी के बारे में। तो अगर कोई पर्सन है बोर्न हुआ हेरिडिटी डिसीज के साथ, तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, मतलब डिसीज से उनके पार पा जाए। तो जीन थेरेपी एक अटेम्प्ट है इसको करने के लिए। जीन थेरेपी के कलेक्शन है मेथड्स का जो कि अलाउ करती है करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट जो कि डायग्नोस्ड हुआ है चाइल्ड के एम्ब्रियो के अंदर। तो इधर जो है ना जीन्स इंसर्ट करते हैं पर्सन्स के सेल में और टिश्यू में ट्रीट करने के लिए डिसीज। अब जो करेक्शन है जेनेटिक डिफेक्ट का वो इन्वॉल्व करता है डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल और एम्ब्रियो, जो कि टेक ओवर करता है फंक्शनल और कंपेंसेट करता है नॉन फंक्शनल जीन के लिए। अब जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी है वो गिवन हुई थी 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को विद एडिनोसिन डीअमीनेस एडीए डिफिशियंसी के कारण। अब जो एंजाइम वो बहुत ही क्रूशल होता है अपने इम्यून सिस्टम के लिए के फंक्शन कराने के लिए। अब जो डिसऑर्डर है वो कॉज हुआ
हुआ था क्योंकि इनके अंदर जो डिलीटेशन हो गया था जीन का जो एडिनोसाइन डीअमीनेज बनाता था। अब कुछ चिल्ड्रन के अंदर जो एडीए की डिफिशियंसी है वो क्योर्ड हो जाती है जब अगर अपन उनका बोन मेरो को ट्रांसप्लांटेशन कर दो। कुछ अदर के अंदर जो वो ट्रीट कर सकते हैं अपन एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी से, जो कि फंक्शनल एडीए गिवन अपन कर दे पेशेंट को इंजेक्शन से। लेकिन प्रॉब्लम ये है इन दोनों ही अप्रोच इसके अंदर ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी जो थी वो लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड ऑफ द पेशेंट वो ग्रोन करते हैं अपन कल्चर में आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब जो फंक्शनल एडीए और cDNA यूजिंग अगर अपन करें रेट्रोवायरल वेक्टर के तो वो देन इंट्रोड्यूस होगा लिम्फोसाइट्स के अंदर, जो कि सब्सिक्वेंटली रिटर्न हो जाएगा पेशेंट के पास। तो हाउएवर अपने को जो है ना ये सेल्स जो है इमोर्टल नहीं थी, तो जो पेशेंट जो रिक्वायर कर रहे थे वो पीरियोडिक इन्फ्यूज़न इन टाइप के जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स के। लेकिन अगर अपन जीन को आइसोलेट कर ले बोन मेरो सेल से प्रोड्यूस करवा दे एडीए जो इंट्रोड्यूस करवा दे सेल को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही, तो ये अपन परमानेंट क्योर अपन इसका कर सकते हैं। अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। तो आपको पता होगा कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगर किसी डिसीज़ का करना है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस अपने पास होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग करना है उसकी पैथोफिजियोलॉजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपन यूज़ करेंगे कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस जैसे कि सेरम और यूरिन एनालिसिस वगैरह, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा वो सम टेक्निक है जिससे अपन ये अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब प्रेजेंस इन पैथोजन का बैक्टीरिया वायरसेस का वो नॉर्मली सस्पेक्ट तभी होता है जब पैथोजन जो इंट्रोड्यूस करे डिसीज़ का सिम्टम। अब इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है पैथोजन का वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है बॉडी के अंदर, तो इसलिए जो वेरी लो कंसंट्रेशन है बैक्टीरिया का वायरस का एट द टाइम ऑफ सिम्टम ऑफ डिसीज जब अपने को विजिबल नहीं है तो ये डिटेक्ट कर सकते हैं अपन एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड से, किसकी मदद से पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीएस हम रूटीनली यूज़ करते हैं अपन एचआईवी को भी डिटेक्ट करने के लिए एड्स के पेशेंट के अंदर। अब ये डिटेक्ट कर लेती म्यूटेशन को जीन्स के अंदर जो सस्पेक्टेड है कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी। एक पावरफुल टेक्निक है जिससे आइडेंटिफाई अपन बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर भी अपन कर सकते हैं। अब जो जेनेटिकली स्टैंडर्ड जो एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए उनको अपन इसके अंदर टैग करते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब के साथ, और वो क्या करता है अलाउ टू हाइब्रिडाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और एक क्लोन करवाता सेल का बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑडियो रेडियोग्राफी। अभी जो क्लोन है उसके पास जो म्यूटेड जीन होगा जो कि इधर अपीयर नहीं करेगा फोटोग्राफिक फिल्म पे, क्योंकि जो प्रोब है उसके पास ना कॉम्प्लीमेंट्री उस म्यूटेड जीन की तरह की नहीं होगी। अब एलिसा जो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जो इन्फेक्शन हुआ है पैथोजन से वो डिटेक्ट होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्सेट्रा, या फिर डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज जो है उस अगेंस्ट द पैथोजन। अपन बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल जिनके पास डीएनए मैनिपुलेटेड होता है, मतलब डीएनए के साथ छेड़छाड़ करी होती है, तो वो पोजेस और एक्सप्रेस करते हैं एक्स्ट्रा फॉरेन जीन जिसको अपन बोलते थे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग, शीप, काउस एंड फिश अपने प्रोड्यूस कर लिए। 95% जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो तो बेचारे चूहे ही हैं, माइस, ठीक है। तो अपन सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं कुछ कॉमन रीजंस। तो सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर रहे हैं अलाउ करने के लिए स्टडी ऑफ जीन्स कैसे रेगुलेट होते हैं और हाउ कैसे ये अफेक्ट करते हैं नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी को और इट्स डेवलपमेंट को। अगर अपन स्टडी करें कॉम्प्लेक्स फैक्टर की जो कि इन्वॉल्व करता है ग्रोथ को, सच एज इंसुलिन जो ग्रोथ फैक्टर, तो इंट्रोड्यूस अगर अपन जीन को करें फ्रॉम अदर स्पीशीज़ जो कि अल्टर कर सकती है फॉर्मेशन इस फैक्टर का, और स्टडी कर सकते हैं अपन बायोलॉजिकल इफेक्ट उसके रिजल्ट के, और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन अपन कर सकते हैं अबाउट बायोलॉजिकल रोल उस फैक्टर का बॉडी के अंदर। अब अपन सेकंड बात करते हैं स्टडी ऑफ डिसीज। बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स है जो डिज़ाइन हुए हैं इंक्रीज करने के लिए अपने अंडरस्टैंडिंग के कैसे जीन्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़ को। ये स्पेशली मेड सर्व करते हैं कुछ मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिसीज और इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्यू न्यू ट्रीटमेंट जो डिसीज़ के जो कि मेड पॉसिबल करे अपन ने। तो टुडे जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं वो बहुत सारी ह्यूमन डिसीज़ के लिए करते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, अल्जाइमर डिसीज वगैरह हो गई। अब थर्ड अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मेडिसिन जो रिक्वायर्ड होती है ट्रीट करने के लिए सर्टेन ह्यूमन डिसीज़ के अंदर तो वो कंटेन करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को, लेकिन उस टाइप के प्रोडक्ट्स जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं मेक करने के लिए, तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो प्रोड्यूस करते हैं यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स उन्हीं को अपन क्रिएट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन करवाते हैं डीएनए का जीन का जो कि कोड करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो कि यूज़ करते हैं अपन काय को ट्रीट करने के लिए इफाइसेमा। और सिमिलरली अटेम्प्ट अपन ने इसको बनाए फिटाइल कीटोन्यूरिया पीकेयू सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी, और 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ भी अपन ने प्रोड्यूस करी जो कि थी रोसी, जो कि प्रोड्यूस करती थी ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। अभी जो मिल्क था कंटेंट करता था ह्यूमन का अल्फा लैक्टल एल्बुमिन जो कि न्यूट्रिशनली ज़्यादा बैलेंस प्रोडक्ट था ह्यूमन बेबीज़ के लिए देन नेचुरल काऊ मिल्क। चौथा है अपना वैक्सीन सेफ्टी। तो जो ट्रांसजेनिक माइस है वो डेवलप करते हैं यूज़ के लिए टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर वो ह्यूमंस के ऊपर यूज़ हो। अब ट्रांसजेनिक माइस जो है ना वो बिंग यूज़ होते हैं टेस्ट करने के लिए सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन
और अगर यहाँ पे सक्सेसफुल फाउंड है तो ये रिलायबल मानी जाएगी। अगर ये कुड रिप्लेस कर सकते हैं यूज़ ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ वैक्सीन्स। ठीक है, अब अपन पांचवी बात करते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की। इसको अपन बोलते हैं टॉक्सिसिटी या फिर सेफ्टी टेस्टिंग। जो प्रोसीजर है इसके अंदर सेम ही है कि अपन टेस्टिंग करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स ट्रांसजेनिक एनिमल जो मेट करते हैं, जो कि कैरी करते हैं जीन्स को, जो कि उनको क्या बना सके मोर सेंसिटिव टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। अब ये जो ऑफन एक्सपोज होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह और इफेक्ट उनके स्टडी करते हैं, और टॉक्सिसिटी जो टेस्टिंग इन एनिमल्स के अंदर वो अलाउ करती है अपने को ऑब्टेन करने के लिए रिजल्ट बहुत ही कम टाइम के अंदर। अपन बात करते हैं एथिकल इश्यूज़ के बारे में। तो जो मैनिपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन रेस वो आगे नहीं फर्दर हो जाए तो विदाउट रेगुलेशन के, तो कुछ इथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जिससे इवेल्युएट कर सके अपन मॉरलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि हेल्प या फिर हार्म करते लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो गोइंग बियॉन्ड मॉरलिटी इस इश्यूज़ के, तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इस थिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देता है जब ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं इकोसिस्टम के अंदर, तो इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि क्या बनेगा डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च और सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, जो मॉडिफिकेशन है यूजेस या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पब्लिक सर्विसेज के लिए जैसे कि फूड और मेडिसिन सोर्सेज फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो उन्हें क्रिएट करा प्रॉब्लम्स विथ पेटेंट्स ग्रांटेड और सेम चीज़ के लिए। ठीक है, तो जो ग्रोइंग पब्लिक एंगर है उसने क्या करा सर्टेन कंपनी जो बिंग ग्रांटेड पेटेंट्स कुछ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के लिए ताकि वो जो मेक बना सके और उसी का यूज़ कर सके जेनेटिक मटेरियल का प्लांट्स का अंदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो कि लॉन्ग टाइम से आइडेंटिफाइड हुए हैं, डेवलप हुए हैं और यूज्ड हुए हैं फार्मर्स के द्वारा एंड इंडिजीनियस पीपल के द्वारा स्पेसिफिक रीजन और कंट्री का। तो जैसे इसमें राइस एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, तो ये प्रेजेंस जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री के अंदर एक एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस की इंडिया के अंदर अलोन थी। तो जो डाइवर्सिटी राइस की इंडिया में वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड के अंदर, और बासमती राइस जो है ना डिस्टिंक्ट है यूनिक उसके एरोमा और फ्लेवर के कारण, तो 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी बासमती की अपने ग्रोन करी। अभी जो रेफरेंस है बासमती का एंशियंट टेक्स्ट के अंदर, फोल्कलोर के अंदर और पोएट्री के अंदर वो ग्रोन हुआ सेंचुरीज के तक अपने यहाँ। तो 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने इसके पेटेंट राइट ले लिए बासमती राइस के, किससे US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से, तो जिससे वो अलाउ हो गया कि कंपनी सेल कर सकेगी नई वेराइटी बासमती की US और अब्रॉड के अंदर। अभी जो नई वेराइटी बासमती की वो एक्चुअली जो है डिराइव्ड हुई थी इंडिया फार्मर की वेराइटी से। तो इंडियन बासमती जो है वो क्रॉस्ड करी विथ सेमीडॉर्फ वेराइटी और क्लेम करी एक इन्वेंशन और नॉवेल्टी। ठीक है, जो पेटेंट एक्सटेंड हुआ फंक्शनल इक्विवेलेंट्स के अंदर इम्प्लाइंग कर रहा था अदर पीपल को सेलिंग बासमती राइस वुड बी रेस्ट्रिक्टेड अगर पेटेंट अगर उनको मिल गया है। तो सर्वल अटेम्प्ट्स इसके लिए करे गए पेटेंट यूजर्स के लिए और प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को बेस्ड करा अपन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन के लिए भी, जैसे कि टर्मरिक नीम हो गया। अगर अपन वेलिगेंट नहीं हो तो इमीडिएटली काउंटर करते इस पेटेंट को एप्लीकेशन को अदर कंट्रीज इंडिविजुअल जो वो इनकेस या फिर अवर अपनी जो रीच लेगेसी है उस पर वो आ नहीं पाए और उस पर कुछ कर ना पाए। तो बायोपायरोसिस के लिए टर्म यूज़ करते हैं जो कि रेफर होती है कि यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन कंट्रीज से और पीपल से कंसर्न कोई पेमेंट नहीं दिया और उसके अलावा भी उन्होंने यूज़ कर ली चीज़ों को। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज नेशन जो है ना वो रीच होते फाइनेंशियली लेकिन पुअर होते बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में, और जो कॉन्ट्रास्ट के अंदर जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप वर्ल्ड है ना वो रीच होता है बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज के रिलेटेड बायो रिसोर्सेज। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो रिलेटेड होता है बायो रिसोर्सेज से जो कि एक्सप्लॉइट हो सकता है डेवलप करने के लिए मॉडर्न एप्लीकेशन, और इसलिए और यूज़ कर सकते हैं अपन, सेव टाइम भी कर सकते हैं इससे और एफर्ट लगा सकते हैं और एक्सपेंडिचर भी इनका ड्यूरिंग कमर्शलाइजेशन के दौरान। तो उनके ग्रोइंग जो रियलाइजेशन है वो इनजस्टिस है, इनइक्वेट और कंपनसेशन और बेनिफिट है कि शेयरिंग बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इसलिए कुछ नेशन ने जो डेवलपिंग लॉज बना दिए प्रिवेंट करने के लिए ऐसा अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन का बायो रिसोर्सेज का और ट्रेडिशनल नॉलेज का। इंडिया के पार्लियामेंट ने रिसेंटली जो सेकंड अमेंडमेंट हुई थी इंडियन पेटेंट्स बिल की उसमें इस टाइप की इशू को कंसंट्रेशन में लिया और क्या इंक्लूड करा पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी जो कि प्रोविज़न और रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव के ऊपर थी। थैंक यू सो मच। आपको कैसी ऑडियो बुक लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।